नमस्कार। हम लोगों ने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप शुरू किया हुआ है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये चैप्टर फ्रेडरिक सेरियू की 4 सीरीज ऑफ पेंटिंग से शुरू होता है। उसके बाद हमने इस चैप्टर को 6 भागों में डिवाइड किया था, जिसका पहला भाग था फ्रेंच रेवोल्यूशन। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने 2 हिस्से किए थे। एक तो कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए जो रिवोल्यूशनर्स थे उन लोगों ने क्या एफर्ट किए। दूसरा हमने नेपोलियन कॉड के बारे में पढ़ा था, सिविलियन कॉड 1804 के बारे में पढ़ा था। उसके बाद जो हमने सेकंड पार्ट था, फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 हिस्से किए। सेकंड पार्ट था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला हिस्सा हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरह से प्रॉब्लम सामने आ रही थी एक नेशन को कंबाइंड यानी कि नेशनल स्टेट बनाने के लिए। नेशन स्टेट होता है जहां पर एक ही विचारधारा के, एक ही फिजिकल अपीयरेंस के, एक तरह के लोग रहते हों, एक ही भाषा बोलने वाले। तो जो नेशन स्टेट का जो प्रोविज़न था, जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको लगाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसमें हमने लैंग्वेज हैब्सबर्ग एम्पायर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि उस दौरान जो सोसाइटी है 3 हिस्सों में बटी हुई थी। एरिस्टोक्रेट जो लोग थे, जो पीजेंट्री थी और जो मिडिल क्लास था, वो हमने बात किया। ये था आपका 2 हिस्से। तीसरे हिस्से में हमने लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा, जिसमें जॉल्वराइन के बारे में पढ़ा और लिबरलिज्म का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। आपको सबसे पहले उसके लिए गो थ्रू होना है, उसको देखना है, उसके बाद यहाँ आना है। मैं आपको यहाँ पर उसका पार्ट का लेक्चर का लिंक दे रहा हूँ। उस लिंक पे आप क्लिक करें, उसको पढ़ें, उसके बाद यहाँ आए। तो 4th पॉइंट, जो पूरे चैप्टर को हमने 6 भागों में डिवाइड किया था, जो उसका सेकंड पार्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया। उसका जो 4th पॉइंट है न्यू कंजर्वेटिव मीनिंग, इसका मीनिंग, कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना कब हुई थी, उसके क्या क्या प्रोविजन थे, उसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा और उसका क्रिटिसिज्म किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव। देखिए मैंने यहां लिखा भी है, आप देख सकते हैं। कंजर्वेटिव एक फिलॉसफी है जिसके अनुसार जो ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मोनार्की है, चर्च है, जो पुराने कस्टम्स हैं, जो पुराना मोनार्की सिस्टम है, उसको एस्टेब्लिश रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा चेंजेस सोसाइटी में नहीं होने चाहिए, ऐसा कंजर्वेटिव विचारधारा वाले लोगों का मानना है। हाँ, वो चेंज चाहते हैं लेकिन ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं। रेवोल्यूशन से, रिवोल्ट से एकदम से ग्रेजुअल चेंजेस, एकदम से कंप्लीट चेंजेस वो नहीं चाहते, ग्रेजुअल चेंजेस चाहते हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स यू कैन से इज अ पॉलिटिकल फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू विच the stress on the importance of tradition, established institutions. I have told you that monarchy was the established institution, church was the established institution, then old customs which were prevailing in the society earlier, that should remain same. Changes should take place but gradual, not a sudden change should take. The social hierarchy system as it was prevailing in the society early to the revolution, that should be maintained. Monarchy system must be there instead of republic. कहने का क्या मतलब है, जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी वाले लोग थे उनका मानना था जो पुराना सिस्टम चलता आ रहा है वैसा ही चलना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ उनकी आइडियोलॉजी में चेंज आया। जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस किए थे, उनके बाद उनकी जो सोच थी, उनके जो व्यूज़ थे, थॉट्स थे, उनमें कुछ चेंजेस आए। उन्होंने रियलाइज़ किया एक मॉडर्न आर्मी का होना ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश की रक्षा करनी है, अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करना है। तो डेफिनेटली अ मॉडर्न आर्मी मस्ट बी देयर, देन अ ब्यूरोक्रेसी सिस्टम शुड बी देयर, so that the power can be given to them, they can handle the situation in a better way. Means the changes were coming in their ideology. Dynamic economy, they have seen in the era of Napoleon Bonaparte, the economy developed,
Napoleon Bonaparte expanded the boundary of the France and economic development took place. So views of the conservatives changed that a dynamic economy for the development of the nation is must. Then yes, they have realized monarchy system should be there, but to give the strength to the monarchy system, abolition of certain things must be there, like serfdom, bonded labor, manorial dues. It should be eliminated from the system. तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे उन लोगों के व्यूज थे, यहाँ पर आता है what we mean by conservatives, what were their views, how their views changed according to the time after having a view of the administration of Napoleon Bonaparte, कि किस तरह के चेंजेस होने अब जरूरी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने ऑटोक्रेटिक रूल को दोबारा से एस्टेब्लिश किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट 1815 तक जिसने रूल किया, 1815 में उसकी डिफीट हो गई। बहुत सारे देशों ने मिलकर के, ब्रिटेन ने, रशिया ने, पर्शिया ने, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर के नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। अब हरा दिया, उसके बाद ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वियना, वहां पर इनके सबके डेलीगेट्स मिले, बैठे, बातचीत की कि क्या चेंजेस होने चाहिए नेपोलियन बोनापार्ट के हारने के बाद। तो एक ट्रीटी हुई, एक संधि हुई, एक एग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना 1815। पहली बात तो ये है कि ये वहाँ पर क्यों मिले, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया गया था और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने फ्रांस की जो बाउंड्रीज थी उसको एक्सपेंड करना था। तो जो मेन उनका मिलने का मकसद था, ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में एस्टेब्लिश की गई थी, बनाया गया था, एग्रीमेंट साइन किया गया था, किनके द्वारा? जिन लोगों ने मिल करके नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था, वो सभी वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वहाँ पर मिले 1815 में। उनका मिलने का मोटिव क्या था? दो मेन मोटिव थे। पहला तो जो नेपोलियन ने चेंजेस किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, बाउंड्रीज में, उनको दोबारा से रीएस्टेब्लिश करना। जैसे थे नेपोलियन बोनापार्ट के काम करने से पहले, चेंजेस करने से पहले, परिवर्तन करने से पहले जो सिस्टम थे उनको वैसा का वैसा करना एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो कंट्रीज थी यहाँ पर मोनार्की सिस्टम था, इन सब में मोनार्की सिस्टम था, वो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश रहे जैसे पहले होता था। ये थे मेन ऑब्जेक्टिव। अब उसके प्रोविज़न क्या थे? पहली बात, कहाँ हेल्ड हुई, किन किन लोगों ने साइन किया। ऑब्जेक्टिव दो मैंने आपको बताए हैं, चेंजेस डन बाय नेपोलियन शुड नॉट बी देयर, द सेकेंड वन मोनार्की सिस्टम शुड बी एस्टेब्लिश्ड। ये तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए। अब जो ट्रीटी ऑफ वियना थी उसमें क्या क्या किया गया? पहली बात तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जिसका राजा था लुइस 16, हालांकि वो नहीं रहा, लेकिन जो उसके वंशज थे बॉर्बन डायनेस्टी के, उनको रीएस्टेब्लिश किया गया, यानी कि फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को दोबारा से लागू किया गया। एक बात। दूसरी बात, जो नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड कर लिया था, अपने चारों तरफ जो एक्सपेंशन किया था उनको रोक दिया। क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एरिया। और दूसरी बात क्या की, जो बाउंड्रीज थी फ्रांस की उनके पास इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिए। उसके पीछे लॉजिक क्या था कि जब कोई भी इस तरह का काम करेगा, डिक्टेटर होगा या कोई आर्मी पर्सनल होगा, वो एक्सपेंड करना चाहेगा बाउंड्रीज को, दूसरे देशों को जीतना चाहेगा, तो पहले उनको अपनी बाउंड्री पे जो एस्टेब्लिश हुए स्टेट्स हैं उनसे डील करना पड़ेगा। तो जितने भी एक्सपेंशन किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने उनको हटा दिया गया और बाउंड्रीज पर नए स्टेट कर दिए। ये मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ये फ्रांस की बाउंड्री है। नॉर्थ पार्ट में नीदरलैंड को बहुत सा हिस्सा दे दिया, नीदरलैंड को इंडिपेंडेंट कर दिया। साउथ में जिनोवा वहाँ पर कुछ हिस्सा कंट्रोल करवा दिया। ये जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर पर्शिया और इधर ऑस्ट्रिया को एस्टेब्लिश कर दिया। तो जो बाउंड्रीज थी फ्रांस की उसको सिक्योर कर लिया ताकि फर्दर इन फ्यूचर कोई अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड ना, कोई क्या, फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड ना कर सके।
पहला था बॉर्बन डायनेस्टी को रेस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। दूसरा जो था सीरीज ऑफ स्टेट फ्रांस की बाउंड्री पर जो मैंने आपको बताया वो एस्टेब्लिश कर दिया। और ये मेन रीजन बताया। दूसरा जर्मन जो था जिसको 39 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था उसको टच नहीं किया गया। ट्रीटी ऑफ वियना के अकॉर्डिंग दिस वाज डिसाइडेड दैट द 39 पार्ट्स ऑफ जर्मनी विल रिमेन अनटच्ड, दे विल रिमेन एज इट इज। एंड द ऑब्जेक्टिव आई टोल्ड यू, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। आप देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। जब आप पहले के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको मिलेगा ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात होती है कि ट्रीटी ऑफ वियना कब साइन हुई, 1815 में। कहाँ हुई, वियना में, ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है। किन किन ने की मिल करके, जिन्होंने कंबाइंड आर्मी से नेपोलियन बोनापार्ट को हराया। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जो चेंजेस थे उनको दोबारा से चेंज करना। दूसरा मोनार्की सिस्टम को लेकर के आना। उसमें प्रोविज़न क्या थे, बॉर्बन डायनेस्टी को रीएस्टेब्लिश किया गया, ए सीरीज ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश की गई बाउंड्रीज पर। और तीसरा था जर्मन को अनटच रखा गया, वो जैसा था उसको वैसा ही रखा गया। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है क्रिटिसिज्म। मैंने आपको बताया कि जो 1815 ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंजर्वेटिव्स ने संभाल लिया। कंजर्वेटिव्स मैंने आपको बताया था फिलॉसफी है जो चेंजेस नहीं चाहते। उन्होंने जो पहले का सिस्टम था उसको वैसे ही मेंटेन करने का प्रयास किया, ऑटोक्रेटिक थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उनके इस सिस्टम पर आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आना शुरू हो गई, क्योंकि वो लोग जो कंजर्वेटिव द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेटअप किया था दे वर नॉट सेटिस्फाइड। सो अंडर दिस फोर्थ पार्ट वी हैव डिस्कस्ड मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव, Treaty of Vienna and the criticism. This is the fourth part. Now we will move to the next part, that is second part, the making of nationalism in Europe का जो फिफ्थ सब पार्ट है रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरीज में हमने 2 चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो रेवोल्यूशनरीज कौन थे। रेवोल्यूशनरी वो लोग थे जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑर्डर था, उस सारे सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, भले ही उसके लिए आर्म्स का और वायलेंस का इस्तेमाल करना पड़े। तो रिवोल्यूशनरी हु वांटेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट दैट वाज मोनार्की सिस्टम। यहां पर बताया है उनकी जो कमिटमेंट क्या थी, दे वांटेड टू अपोज द मोनार्की सिस्टम एंड दे वांट लिबर्टी एंड फ्रीडम फॉर एवरीवन व्हिच वाज कर्व्ड ड्यू टू द मोनार्की सिस्टम। The revolutionary were the people who just wanted to root it out the existing system of administration and wanted to establish a new kind of kingdoms in their part। क्योंकि पूरे यूरोप में अलग अलग देशों में, चाहे वो पोलैंड था, इटली था, जर्मन था, फ्रांस था, सब जगह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इसी में एक व्यक्ति उभर करके आता है जिनका नाम हमेशा इटली के यूनिफिकेशन में बड़े सम्मान से लिया जाएगा, क्योंकि इटली जो था पैचवर्क था छोटी छोटी किंगडम्स का। जोसेफ मैजिनी जो एक रेवोल्यूशनर था जो 1804 में पैदा हुआ जिनोवा में, ये पैदा हुआ, इसने काम करना शुरू किया। ही वॉज द मेंबर ऑफ ए सीक्रेट सोसाइटी एट कार्बोनेरी, मैंने लिखा है यहाँ पर, and he attempted a revolt against the existing government at Liguria, because of which he was exiled to other country in 24 year of age। देखिए आप कितनी यंग एज में उसने काम करना शुरू कर दिया था, एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बना। उसने लगातार ये प्रपाउंड करना शुरू किया कि अब हम इटली को एक कंबाइंड रूप में देखना चाहते हैं, एक छोटे छोटे पैच वर्क के रूप में नहीं। उसी काम के लिए जोसेफ मैजिनी ने, हालांकि जोसेफ मैजिनी के बारे में बताना शुरू करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 10th क्लास के लिए हमें जानना है कि पहले वो कार्बोनेरी में एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, जहां पर उन्होंने एक लिगुरिया में अटेम्प्ट किया, रिवोल्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें एग्जाइल कर दिया गया। उसके अलावा he established 2 secret society, one at Marseille and second at Bern। I have mentioned here Young Italy at Marseille and Young Europe at Bern।
members were the like-minded people who were from the different parts, like-minded people, Poland, Germany, Italy, France. See, Metternich, जिन्होंने, मैंने आपको बताया था, ये कहा था कि फ्रांस में जब भी छींक भी आती है तो जिसकी वजह से पूरा यूरोप पर प्रभाव पड़ता है, when the France sneezes the entire Europe catches cold. उन्हीं मेटरनिक ने कहा जोसेफ मेज़नी के बारे में, जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको अगर किसी से खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है जोसेफ मेज़नी से. Joseph Mazzini is a very big danger for the existing social hierarchy. These were the word of the Metternich. We can imagine the how this Joseph Mazzini became very popular and what he did for the unification of Italy. He established secret society. Many of the members joined it. They started to propound it. They started to spread the idea of nationalism. He was a revolutionary. He started to tell to the people in a very sound words that now the Italy will not remain the patches of small kingdom. The time has come when the Italy must be unified. इटली को यूनाइट करने में जोसेफ मेज़नी का बहुत बड़ा हाथ था. तो ये जो हमने बात किया सेकंड पार्ट, उसका ये लास्ट पार्ट था द रेवोल्यूशनरी कौन होते हैं और जोसेफ मेज़नी का जो इटली के यूनिफिकेशन में क्या योगदान है, कौन कौन सी सोसाइटियाँ उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी डेवलप की, किन किन लोगों को मेंबर बनाया, और अल्टीमेटली इटली जिसको आज हम जानते हैं वो यूनिफाइड इटली है. और जोसेफ मेज़नी के योगदान को इग्नोर नहीं किया जा सकता, भूला नहीं जा सकता. इसके बाद हम जो उसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ओके. जो 6 पार्ट हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने थे, 2 हमने फ्रैक्शन में डिवाइड करके उनके सब पार्ट करके हमने डिस्कस कर लिए. जो थर्ड पार्ट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला है रोमांटिक इमेजिनेशन. रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पर है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इससे हम लोग क्या समझते हैं. ये कुछ पर्सनालिटीज़ के नाम हमने लिखे हैं जिन्होंने नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने के लिए कल्चर का सहारा लिया, ना कि वेपन्स का और वायलेंस का. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और किस तरह से लैंग्वेज को भी आधार बनाया गया. तो रोमांटिक जो इमेजिनेशन है उसमें बात करेंगे. फिर ये बात करेंगे कि यूरोप में जो ये टाइम पीरियड था, जो मिड ऑफ 19th सेंचुरी थी, वहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से, एडमिनिस्ट्रेशन के सही मेजर ना लेने से, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के किस तरह से रिवोल्ट शुरू हुए, क्या उसके कॉजेज थे, फ्रांस को रिपब्लिक में कन्वर्ट किया गया और एक रिवोल्ट हुआ था सेल्सिया में, उसके बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे. फ्रैंकफर्ट असेंबली कब एस्टेब्लिश हुई, क्या उसके कारण थे, फॉर्मेशन कैसे हुई और उसको फेल कैसे हुआ वो, और इसके आउटकम्स क्या थे. लेकिन इस थर्ड पार्ट को शुरू करने से पहले हम जो इसकी बिगिनिंग है उसकी तरफ देख लेते हैं. जैसे नाम ही लिखा हुआ है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, कि ये जो टाइम पीरियड था जो 19th सेंचुरी का थर्ड डेकेड था. हमने बात की थी इससे पहले ट्रीटी ऑफ वियना की ट्रीटी में जो बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को इकट्ठा होकर के हराया था, उसके बाद जो उन्होंने चेंजेस किए थे और जो कंजर्वेटिव्स पावर में आए थे. यहाँ पर मैं एक बार फिर से डिफाइन करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए कि कंजर्वेटिव्स कौन हैं, लिबरल्स कौन है, नेशनलिस्ट कौन है. कंजर्वेटिव से हमारा यहाँ अभिप्राय है, मैंने इस 5 मिनट पहले वाला पोर्शन आप बैक जा करके देखोगे तो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसमें इस आइडियोलॉजी को बिलीव करने वाले ओल्ड रीजन पे बिलीव करते हैं, ओल्ड सोशल हिरार्की में, कस्टम में, ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं, मोनार्की सिस्टम में बिलीव करते हैं और चेंजेस को धीरे धीरे मानते हैं कि होना चाहिए. लेकिन समय के साथ साथ इनके भी विचार बदले थे, ये हमने डिस्कस किया. आप एक बार पीछे जा करके देखें तो कंजर्वेटिव हु डू नॉट वांट मच ऑफ द चेंजेस, लिबरल हैं जो आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, और उसके अलावा नेशनलिस्ट हैं जो अपने देश के लिए
हर तरह से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। तो ये तीन तरह के आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। रेडिकल्स भी हैं, जो लिबरल्स और रेडिकल्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हम कंजर्वेटिव, लिबरल और नेशनलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो डेकेड्स थे, थर्ड डेकेड था 19th सेंचुरी का, जिसमें कंजर्वेटिव्स के पास मैक्सिमम यूरोप की पावर आ गई थी और जो ऑटोक्रेटिक अपना रूल चला रहे थे उनके खिलाफ खड़े होते हैं लिबरल नेशनलिस्ट। और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में आवाज़ उठती है, रिवोल्ट होता है, जिसमें इटली, जर्मनी, ऑटोमन टर्की, आयरलैंड, पोलैंड। देखिए ऑटोमन टर्की का जो हिस्सा है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑटोमन टर्की का कौन सा है। देखो आपके कॉन्टिनेंट हैं, ये एशिया है मान लेते हैं, ये उसके साथ लगता है यूरोप है, यहाँ पर अफ्रीका है। कुछ इस तरह से सिमेट्री आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो जो ये ईस्टर्न यूरोप है, सॉरी हाँ यस ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न यूरोप, और ये जो वेस्टर्न एशिया है, और ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका है, इन सारे इलाकों में मुस्लिम रूल था। इस्लाम धर्म के मानने वालों का रूल था। खलीफा उनका रिलीजियस गुरु होता था। तो ये जो एरिया था, ये वाला और ये वाला, कम 3 कॉन्टिनेंट में हिस्सा था जिसमें बहुत सारे देश थे। तो वो ऑटोमन एम्पायर था, एक बहुत बड़ा एम्पायर था। इस्लाम धर्म को फॉलो करने वालों ने इस पर नियंत्रण किया हुआ था। इसके बारे में आगे आएगा। तो ऑटोमन एम्पायर, बहुत सारे देश, कुछ देश एशिया के जिसमें पैलेस्तीन भी आता है, इजराइल भी आता है, जॉर्डन भी आता है, इसी तरह से यूरोप के कुछ देश हैं, अफ्रीका के कुछ देश जैसे इजिप्ट है, यूरोप में ग्रीक, ये सारे के सारे जो देश हैं इन सब पर जो कंट्रोल था इसको इस्लाम धर्म के मानने वालों का था, खलीफा का था। और इस सारे के सारे किंगडम को ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता था। आइए, तो ऑटोमन एम्पायर में आयरलैंड में, पोलैंड में जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने कंजर्वेटिव्स के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया, उनके ऑटोक्रेटिक रूल के खिलाफ अपनी बात को कहना शुरू किया। और सबसे पहला अपहीवल हुआ था 1830 में फ्रांस में। देखिए जैसा मैटरनिक ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, तो हर बार पहली जो चिंगारी है वो फ्रांस से निकलती है। तो 1815 में जो कंजर्वेटिव्स ने या जो और दूसरे देश थे जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की थी फ्रांस के अगेंस्ट, उन्होंने क्या किया था कि बोर्बन डायनेस्टी को पावर दोबारा दे दी थी, मोनार्की सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया था। 1830 में जो फर्स्ट अपहीवल हुआ तो वहां पर बोर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया इन लिबरल्स और नेशनलिस्ट के द्वारा, और वहां पर जो रूल किया गया लुइस फिलिप को वहां सेट कर दिया गया। तो फर्स्ट अपहीवल took place in France where the Bourbon dynasty was restored, and that was uprooted again in 1830, and Louis Philippe became the emperor of France, the first upheaval। दूसरा अपहीवल होता है बेल्जियम में। बेल्जियम जो जिसकी कैपिटल है ब्रसल्स। पहले जो बेल्जियम है, यहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड मैप की आवश्यकता पड़ेगी, आप उसमें देखें कि बेल्जियम की लोकेशन कहां पर है। बेल्जियम पहले यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा होता था। वहां पर भी लिबरल्स और नेशनलिस्ट ने आवाज उठाई और जो बेल्जियम है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। ये सेकंड अपहीवल है जो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसी के लिए मैंने ऑटोमन एम्पायर पर एम्फेसाइज दिया था। जो ग्रीक था वो भी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। उन्होंने अपने आप को ऑटोमन एम्पायर से अलग करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए 1821 में रिवोल्ट कर दिया, एक्टिविटीज की गई कि वी वांट टू बिकम फ्री, वी डू नॉट वांट टू रिमेन विद ऑटोमन एम्पायर बिकॉज, और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा होने के लिए इनको सभी लोगों ने सपोर्ट किया। एक तो ये जो वेस्टर्न, ये जो वेस्टर्न यूरोप के लोग थे इन्होंने सपोर्ट किया, और जो ग्रीक के लोग आवाज उठाने की वजह से एग्जाइल कर दिए गए थे, देश निकाला दे दिया गया था, उन लोगों ने इस दौरान इन लोगों की हेल्प करी, रिवोल्यूशनर्स की। उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपने अपने माध्यम से, जिसमें फिलोसफर्स थे
जिसमें आप कह सकते हैं पोएट थे जिन्होंने फोक टेल, फोक डांस के द्वारा नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने का प्रयास किया। और इतने वर्षों तक संघर्ष के करने के पश्चात, करीबन 1 decade after doing a lot of struggle, in 1832 Greek become an independent state and the treaty was Constantinople. Constantinople was the capital of Ottoman Empire. एक ट्रीटी होती है 1832 में। उस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली ग्रीक एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर किया जाता है, ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को अलग करता है, जिसमें उसकी हेल्प बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये स्टार्ट ही था राइज ऑफ रेवोल्यूशन। यहां से हम अपनी बात शुरू करेंगे, उसके बाद इन 3 पॉइंट्स पर एम्फेसाइज करेंगे। तो आप देखें यहां पर मैंने 3 अपहीवल के बारे में बताया है। हुआ किन किन के बीच में था? कंजर्वेटिव, लिबरल, नेशनलिस्ट के बीच में। कहां कहां हुआ था वो कंट्रीज मैंने बताई हैं। 3 अपहीवल बताए हैं। फर्स्ट अपहीवल फ्रांस, सेकेंड ऑफ बेल्जियम एंड थर्ड ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल पूछा जाता है क्या है, तो इसमें आपको बताना आना चाहिए कि ग्रीक के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए, फ्री कराने के लिए जो संघर्ष किया था, उसके बाद 1832 में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी जिसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दैट ग्रीक बिकेम अ फ्री नेशन। यहां के बाद हम अगला पॉइंट करेंगे। ओके, द एज ऑफ रेवोल्यूशन जो हमारा इस चैप्टर का 3rd सब पार्ट है, उसके भी जो 3 सब पार्ट हैं, उसका पहला हिस्सा है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये आवश्यक हो जाता है, दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय रोमांटिक इमेजिनेशन। हाउ विद द हेल्प ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन द नेशनल फीलिंग वॉज क्रिएटेड among the different nations of Europe. The very first thing is, let's try to understand what we mean by romantic imagination. See, romantic imagination को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी होता है कि नेशनलिज्म का मीनिंग मालूम हो। नेशनलिज्म क्या होता है? When a person is ready to sacrifice, supreme sacrifice even of his life, he remains loyal, he is having the feeling of patriotism, he is bowing his head in front of the national symbols, he fulfill all his duties. That is nationalism. Means नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने की जो भावना होती है उसको राष्ट्रीयता कहा जाता है, नेशनलिज्म कहा जाता है। तो ये बताने का प्रयास किया है कि जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म है वो केवल वॉर और बॉर्डर के एक्सपेंशन से ही नहीं होता है। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को और भी बहुत सारे तरीकों से इंक्रीज किया जाता है, लोगों के माइंड में इनकलकेट किया जाता है, लोगों को अवेयर किया जाता है कि अगर हमें अपने देश को कलेक्टिव रूप से डेवलप करना है तो हमारे सब के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए, हमें हमारे देश से प्रेम होना चाहिए, हमें हमारे देश की सभ्यता से, कल्चर से लगाव होना चाहिए। तो यहां पर क्या बताने का प्रयास किया है? रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म कैन नॉट evolve only through wars and border expansion. It can be evolved through the culture. When we'll start to have faith in our culture, when we start to glorify our culture, that is romantic imagination. But how? Here the meaning of culture और कल्चर के बारे में बताने का जो तरीका है, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूजिक के द्वारा। मतलब जब हम अपने देश की संस्कृति से, कल्चर से प्यार करने लगेंगे तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ जाएगी। तो रोमांटिक इमेजिनेशन का यहाँ पर मतलब है कि नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज करना कल्चर के द्वारा, आर्ट के द्वारा, फोक टेल के द्वारा, फोक डांस के द्वारा, कल्चर के द्वारा, ये बताया गया है। तो यहाँ पर इसका परिभाषित किया है कि रोमांटिसिज्म का क्या मतलब है। ये यूरोप में एक कल्चरल मूवमेंट थी जिसमें डेवलप किया गया था नेशनल सेंटीमेंट को। मतलब कल्चर को
अपने को रिप्रेजेंट करके नेशनल फीलिंग को एरोज करने के लिए एक मूवमेंट चलाई गई थी, नेशनल मूवमेंट चलाई गई थी, कल्चरल मूवमेंट चलाई गई थी, जिसको रोमांटिक इमेजिनेशन के नाम से जाना जाता है। यहां पर रोमांटिक का मतलब है देश से प्रेम, राइट। तो यहां पर क्रिटिसाइज किया गया कि हम जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं साइंस को, रीजन को नहीं, इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग द साइंस एंड रीजन वी शुड ट्राई टू ग्लोरीफाई आवर कल्चर so that people start to love their own culture and automatically they will start to love their own nation। तो जो यूरोप में उस समय मोनार्की सिस्टम था, जो उस समय कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर थी, उस समय बहुत सारे लोगों ने लोकल फोक टेल्स को इकट्ठा किया, स्टोरीज को इकट्ठा किया। यहां मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको एक इंडियन के माध्यम से, इंडियन एग्जाम्पल के माध्यम से। जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, व्हेन वी वर द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, तो नेशनलिज्म की फीलिंग को इरोज करने के लिए, हमारे माइंड में जगाने के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल दिए गए थे महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी के, हमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया था, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया था किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक गणेश महोत्सव किया था महाराष्ट्र में। मतलब लोगों को धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर इकट्ठा करना, ताकि अपने कल्चर पर फेथ हो, अपने देश के प्रति प्रेम हो। दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द रोमांटिक इमेजिनेशन। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। अगर डेफिनेशन से करना हो तो रोमांटिक इमेजिनेशन वॉज ए कल्चरल मूवमेंट इन विच the emphasis was given on the national development through the culture. Instead of glorifying the science and the reason, glorify the culture. That is romantic imagination. Now इसमें दो एग्जाम्पल लिए गए हैं। पहले मीनिंग बताया है, एक जर्मन का लिया गया है और एक पोलैंड का लिया गया है। जर्मन में एक जर्मन फिलोसफर हुए हैं जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने क्या किया कि जर्मन कल्चर को फोक टेल और सॉन्ग और पोइट्री के माध्यम से आगे बढ़ाया, नेशनलिज्म की फीलिंग को जागरूक किया, और वो भी वर्नेकुलर लैंग्वेज में। वर्नेकुलर लैंग्वेज होती है किसी प्रदेश की, किसी रीजन की, उनकी लोकल लैंग्वेज। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरी लोकल लैंग्वेज है हरियाणवी। जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने रागनी के माध्यम से जब हम कॉलोनी थे ब्रिटेन की, हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने का प्रयास किया था, ठीक उसी तरह से इस तरह के फिलोसफर्स ने वहाँ की फोक टेल को, फोक डांस क्या होता है? किसी भी देश के कल्चर को डांस के माध्यम से रिप्रेजेंट करना। जो कल्चर रिप्रेजेंट होता है डांस के माध्यम से, उसको फोक डांस कहा जाता है। फोक टेल होती हैं वहाँ की लोकल स्टोरियाँ, वीर भरी स्टोरियाँ, वहाँ के छोटे छोटे लोग जिन्होंने वीरता के बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट किए हैं, उन स्टोरीज के बारे में बताना वर्नेकुलर लैंग्वेज में। तो जर्मन में ये काम किया था जोहान गॉटफ्राइड हर्डर। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन 10वीं कक्षा में इनका नाम दिया गया हुआ वर्नेकुलर लैंग्वेज में थे। और दूसरा फोक टेल का, फोक स्टोरीज का, और जो फोक डांस होता है उसके द्वारा एक लार्जर ऑडियंस को आप कह सकते हैं मोटिवेट किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट भी थे, अनपढ़ थे, उनके सामने इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी पोएम को, पोएट्री को, फोक डांस को, ताकि उन्हें अपने देश के कल्चर से प्रेम हो। और ऐसा ही जर्मन में इन जर्मन फिलोसफर ने किया। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल जर्मन का, दूसरा पोलैंड का। पोलैंड उस समय रशियन डोमिनेंस में था, रशिया ने पोलैंड पर कब्जा कर रखा था। तो ऐसे व्यक्ति थे जो नाम है कैरोल कुर्स्पिंस्की। ये व्यक्ति थे, इन्होंने नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने के लिए एक अलग तरीके का सिस्टम, म्यूजिक का सहारा लिया, ओपेरा म्यूजिक, मूवमेंट डांस। इस तरह से इन्होंने पोलैंड के लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग्स को जगाने का काम किया। क्या हुआ, रशिया में एक लैंग्वेज को भी वेपन बनाया गया। रशियन जो डोमिनेंस थी, उन्होंने पोलैंड के स्कूलों से पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया, वहाँ पर रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया। उसके अलावा भी जो पॉलिश का जो कल्चर था, पोलैंड का जो कल्चर था, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया, जिसके अगेंस्ट जो एक्टिविटी हुई, रिवोल्ट हुआ, वो रिवोल्ट हुआ 1831 में।
आर्म्ड रिबेल हुआ, रशियन डोमिनेंस के खिलाफ आवाज उठाई और बहुत सारे लोगों ने धर्म का प्रचार पोलिश लैंग्वेज में किया। वहाँ के जो चर्च थे और जो कलर्जी थे, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज में जो रिलीजियस सेरेमनीज थी, जो वहाँ के धार्मिक अनुष्ठान होते थे, उनमें पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। रशियन ने इस अपहीवल को, इस रिवोल्ट को बहुत क्रूअल तरीके से दबा दिया और जो लोग लैंग्वेज, पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे थे रिलीजियस सेरेमनीज के लिए या स्कूलों में, उन लोगों को एग्जाइल, सर्बिया के लिए देश निकाला दे दिया। कहने का मतलब क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन के द्वारा, कल्चर के द्वारा, जर्मन और पोलैंड के एग्जाम्पल से ये समझाने का प्रयास किया गया है कि वॉर और बॉर्डर एक्सपेंशन, अपनी सीमाओं का वर्धन करना ही केवल नेशनलिज्म नहीं है। नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए हम लोग कल्चर का सहारा भी ले सकते हैं। कल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे खाना खाने के तरीके, हमारे ट्रेडिशन, कस्टम, फेस्टिवल, वो सारे आते हैं। कल्चर एक बड़ा शब्द है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे लोकल इवेंट्स आते हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं वो आती हैं। हम किस प्रकार से त्यौहार मनाते हैं, खाना खाते हैं, ये सब हमारे संस्कार क्या हैं। तो किस तरह से कल्चर के माध्यम से जोहनन गोटिफाइड ने फोक टेल को इकट्ठा करके, और ये जो पोलैंड में लोगों ने लैंग्वेज को एक माध्यम बना करके नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने का प्रयास किया, ये रोमांटिक इमेजिनेशन है। तो थर्ड पार्ट का पहला सब पार्ट रोमांटिक इमेजिनेशन। इसके बाद सी व्हाट आई हैव सीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं किसी भी लेक्चर को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्शन तो होता नहीं। यहाँ पर 30 मिनट के लेक्चर का मतलब है 1 घंटे का लेक्चर, क्योंकि इंटरेक्शन होता है। जब कोई बच्चे सवाल करते हैं, हम उसका जवाब देते हैं। तो ये जो लेक्चर 30 मिनट में हो रहा है, इसको कई बार तो 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाऊंगा। जो पार्ट बच गया है उसके लिए तीसरा लेक्चर भी करेंगे, तीसरा वीडियो बनाएंगे, और लेंथी रहा तो चौथा भी बनाएंगे। अब आपको करना क्या है, 2 मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ लेक्चर, पहला और ये दूसरा पार्ट है। इसके बाद जब मैं तीसरा पार्ट अपलोड करूँगा, उसके लिए आवश्यक है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई लेक्चर अपलोड करूँ आपके सामने तुरंत आ जाए। और दूसरी बात, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। एक बार एक ने प्रतिक्रिया दी थी कि आप जो है अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, सम टाइम इट हैपन्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो आई एम ट्राइंग टू कम ऑन द हिंदी लैंग्वेज। Anyways, wherever it is necessary to turn on English language, I will try to do it. Means your suggestions, your comments are valuable for me so that I can improve my lectures. Write down your comments, like it, subscribe it, and share it. Thank you. Thanks a lot.